मॉर्निंग एवरीबॉडी। समर्पण की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ रसायन विज्ञान से संबंधित जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। देखिए, हम यहाँ पढ़ने की शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेसन नंबर 3 से। देखिए क्या कहना चाह रहा है। नाम है इसका इलेक्ट्रो केमिस्ट्री। सबसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता क्या है, दैनिक जीवन में ये हमारे कहाँ प्रत्यक्ष होता है, सामने आता है, कहाँ हम इसका यूज़ करते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए क्या कहना चाह रहा है ये। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मुख्य रूप से दो शब्दों से जुड़ा हुआ है और इससे दो शब्द क्या है निकल करके अपने सामने आते हैं। एक तो आता है इलेक्ट्रो से इलेक्ट्रिक एनर्जी और केमिस्ट्री से निकल करके आता है केमिकल एनर्जी। जैसा कि हमें विदित है, हमने पहले भी पढ़ा है, जान रखा है इस बात को कि ऊर्जा संरक्षण का जो रूल होता है, नियम होता है, उसमें ये बताया गया है कि ऊर्जा जो होती है वो एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो सकती है, उसे नष्ट नहीं किया जा सकता या फिर पुनर्निर्मित नहीं किया जा सकता। उसी स्थिति में इन दोनों एनर्जीज को हम लोग स्टडी कर रहे हैं। वो क्या कहना चाह रहा है, देखिए इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होती है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है और केमिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में क्या हो सकती है, कन्वर्ट हो सकती है, जिसके दौरान इनके मध्य एक रिलेशन, एक संबंध बनकर के आता है। इस संबंध का अध्ययन रसायन विज्ञान की जिस शाखा के मध्य किया जाता है वो कहलाता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को शुद्ध हिंदी रूप में या इसका मीन अगर लिखना चाहें उसको आप लोग पढ़ सकते हैं वैद्युत रसायन। एक बार फिर रिवाइंड करता हूं मैं इसको। देखिए सुनिए इसे क्या कहना चाह रहा है। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में इंटरकन्वर्जन किया जाता है, रूपांतरित किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है, एंड देन जिसके दौरान इनके मध्य एक संबंध, एक रिलेशन उभर करके आता है। इस रिलेशन का या इस संबंध का अध्ययन जिस शाखा के माध्यम से किया जाता है या रसायन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है वो कहलाती है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वैद्युत रसायन। वैद्युत रसायन जो है उसको आगे अध्ययन करते हुए हम पाते हैं क्या कि ये हमारे दैनिक जीवन में उपयोग कहाँ आता है। नॉर्मल वे में हम लोग बार बार इसको काफ़ी टाइम यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि आपने सेल देखा होगा जो कि दैनिक जीवन में अपने वॉच, घड़ियां जो होती हैं उनमें, अपने जो रेडियो हैं, ट्रांजिस्टर्स हैं, उनमें सभी जगह क्या किया जाता है, इनको यूज़ किया जाता है। तो देन उस कंडीशन में उससे संबंधित बातें हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है इसकी जो डिटेल स्टडी है वो सेल से संबंधित होती है। अब आपको ये बताया जाएगा कि सेल होता क्या है। सेल से मीन निकाल सकते हैं कि सेल एक डिवाइस होती है, एक युक्ति होती है, एक माध्यम होता है, एक साधन होता है जो कि एनर्जीज को एक रूप से दूसरे रूप में क्या कर सकता है, रूपांतरित कर सकता है। फिर दोबारा बोल रहा हूं मैं, फिर दोबारा बता रहा हूं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है उसका अध्ययन हम लोग एक युक्ति के माध्यम से करते हैं जो कि सेल होता है। और देन उस कंडीशन में सेल के बारे में आपको बताया जा सकता है कि सेल एक ऐसी डिवाइस, एक युक्ति, एक ऐसा माध्यम, एक ऐसा साधन होता है जिसके दौरान ऊर्जाएं एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित की जा सकती हैं। देखो अपने शब्दों में इसकी परिभाषा बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, बता सकते हैं। देखिए सेल एक डिवाइस होता है जो कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में
क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, इसी डिवाइस या इसी युक्ति को किसके नाम से जाना जाता है, सेल के नाम से जाना जाता है। मोस्टली कंडीशन में सेल जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एंड देन अपना जो चैप्टर नंबर 3 है उसको दो भागों में डिवाइड करके रखा है, और वो इस सेल के टाइप्स के आधार पर ही उसको डिवाइड किया गया है। देखिए कैसे। सेल मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक होता है वैद्युत रासायनिक सेल, और दूसरा होता है वैद्युत अपघटनी सेल। वैद्युत रासायनिक जो सेल होता है उसको कहा जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और वैद्युत अपघटनी जो सेल है उसे कहा जा सकता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। वैद्युत रासायनिक जो सेल होता है ये अपने चैप्टर का आधा हिस्सा है, और वैद्युत अपघटनी जो सेल होता है वो अपने चैप्टर का आधा हिस्सा है। इट मीन्स अपना जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो चैप्टर दे रखा है, ठीक है, उसको दो भागों में बांटा गया है। उन दो पार्टों में हम लोग उस पूरे चैप्टर को डिटेल स्टडी करेंगे। एक दे रखा है वैद्युत रासायनिक सेल, और दूसरा दे रखा है वैद्युत अपघटनी सेल। वैद्युत रासायनिक सेल के बारे में सबसे पहले स्टडी करना चाहें तो सबसे पहले बात तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन दोनों में डिफरेंट होता क्या है, जनरल वे में इनकी डेफिनेशन क्या होती है, इनको आप लोग कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो देखिए क्या करना चाह रहा है। वैद्युत रासायनिक सेल या वैद्युत रासायनिक सेल की बात करें तो वैद्युत रासायनिक सेल की डेफिनेशन में हम लोग पढ़ सकते हैं क्या, कि वे सेल जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं, क्या कहलाते हैं, वैद्युत रासायनिक सेल कहलाते हैं। लेकिन वे सेल जो वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं वो कहलाते हैं वैद्युत अपघटनी सेल। फिर दोबारा एक बार रिवाइंड कर रहा हूं मैं। वे सेल जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देते हैं वह कहलाते हैं वैद्युत रासायनिक सेल, और वे सेल जो रासायनिक ऊर्जा को सॉरी ये थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग मिस्टेक हो गया यहाँ पे। वे सेल जो वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं वैद्युत अपघटनी सेल कहलाते हैं। इनमें एक सबसे महत्वपूर्ण डिफरेंट जो होता है वो होता है क्या, कि वैद्युत जो रासायनिक सेल होते हैं वो स्वतः परिवर्तित, इट मीन्स एक तरीके से अपने आप बदलने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं देते हैं। जबकि वैद्युत अपघटनी जो सेल होते हैं वो जो रासायनिक अभिक्रिया देते हैं उनमें कभी भी स्वतः परिवर्तन नहीं होता, उनके अंदर हमें परिवर्तन हमेशा करना होता है। इट मीन्स अस्वतः परिवर्तित। एक बार फिर मैं दोनों में डिफरेंट देखता हूं और बताता हूं आप लोगों को क्या, कि जो सेल होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, क्या है इसमें क्या नहीं है वो देखते हैं अपन लोग। सेल दो प्रकार के होते हैं, वैद्युत रासायनिक सेल और वैद्युत अपघटनी सेल। वैद्युत रासायनिक सेल को इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहा जा सकता है और वैद्युत अपघटनी सेल को इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहा जा सकता है। वैद्युत रासायनिक जो सेल होता है इसकी डेफिनेशन हम लोग बोलें तो देखिए, वे सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देते हैं क्या कहलाते हैं, वैद्युत रासायनिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहलाते हैं। देन उसमें एक सबसे बड़ी स्पेशलिटी इनकी पाई जाती है क्या, कि ये स्वतः परिवर्तित रासायनिक अभिक्रिया, इट मीन स्वतः परिवर्तित रेडॉक्स अभिक्रिया क्या करते हैं यहाँ देते
हैं। एंड देन दूसरी तरफ चलते हैं, वैद्युत अपघटनी सेल, इनको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहा जाता है, और ये इसके जस्ट रिवर्स कंडीशन में वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में क्या कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। देन ये भी अस्वतः परिवर्तित रासायनिक अभिक्रिया क्या करते हैं, यहाँ पे देते हैं। इट मीन्स इनमें होने वाली जो रासायनिक अभिक्रिया जो है वो स्पॉन्टेनियस होती है, मतलब एक तरीके से ऑक्सीकरण और अपचयन साथ साथ इसमें संपन्न होता है, और ये अपने आप एक दूसरे में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती हैं। लेकिन ये जो है वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, अस्वतः परिवर्तित रासायनिक अभिक्रिया होती है, इसमें एक बार परिवर्तन होता है, दोबारा इसमें परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, इसी प्रोसेस में हम लोग ये देखना चाहें कि अपने सिलेबस का जो एक हिस्सा है, अपने चैप्टर का जो एक हिस्सा है वैद्युत रासायनिक सेल, इसके बारे में हम लोग डिटेल से इसके अंदर जानकारी लेते हैं। ठीक है, देखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक बार इसको देख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, देखिए क्या कहना चाह रहा है। मैंने बताया कि अपने चैप्टर के दो हिस्से हैं, दो भागों में इसको डिवाइड किया गया है। आधा हिस्सा जो है हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत रासायनिक सेल, और आधे हिस्से में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से वैद्युत अपघटनी सेल। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वैद्युत रासायनिक सेल, पुनः इसकी डिटेल से स्टडी करते हैं, दोबारा से आपको इसके बारे में जानकारी दी जाती है। देखिए, सबसे पहली बात, वैद्युत जो रासायनिक सेल होता है इसको कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, सॉरी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसको दो अलग अलग नामों से और जाना जाता है। फर्स्ट वोल्टीय सेल, एंड सेकंड गैल्वेनिक सेल। वोल्टीय सेल क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसकी जब खोज हुई, इसका जब निर्माण किया गया, देन उस समय एक साइंटिस्ट जिसने अपना पूर्ण योगदान दिया, उसका नाम था वोल्टा, एंड देन उसी के नाम के आधार पर इसको नाम दिया गया वोल्टीय सेल। एंड देन उसी प्रोसेस में गैल्वेनिक जो सेल है वो दिया गया गैल्विन नामक एक साइंटिस्ट के नाम के आधार पर। तो देन गैल्विन ने जब इसमें फुल सपोर्ट किया तो इसको गैल्वेनिक सेल कह दिया गया, और वोल्टा ने जब इसका फुल इसमें सपोर्ट किया, देन उस कंडीशन इसको नाम दे दिया गया वोल्टीय सेल। देखिए क्या होता है इस स्थिति में। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशंस की बात करते हैं, परिभाषा की बात करते हैं कि वैद्युत रासायनिक सेल होता क्या है। हमने ये जान लिया कि इसके खोजकर्ता कौन थे और उनके आधार पर इसको क्या नाम दिया गया। परिभाषा की बात करते हैं तो देखिए इसमें एक शब्द आ रहा है रासायनिक। ठीक है, इस रासायनिक शब्द को जब हम लोग लिखते हैं और देखते हैं तो यहां से इसको डिनोट किया जा सकता है रासायनिक। इट मीन्स वे सेल जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं, वैद्युत रासायनिक सेल कहलाते हैं। सेकंड कंडीशन में इसकी डेफिनेशन एक अपने शब्दों में और लिखी जा सकती है। क्या कहा जा सकता है कि वैद्युत रासायनिक सेल वे होते हैं जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन मतलब स्वतः परिवर्तित अभिक्रिया देते हैं। देन उस कंडीशन में इसको हम लोग एक रेडॉक्स अभिक्रिया के एग्जाम्पल के माध्यम से पढ़ सकते हैं, या फिर रेडॉक्स अभिक्रिया के द्वारा भी इसको बताया जा सकता है। जिस प्रकार से रेडॉक्स अभिक्रिया में एक पद का ऑक्सीडेशन होता है और दूसरे पद का अपचयन होता है, उसी प्रकार से वो जो दोनों पद होते हैं वो एक दूसरे में अपने आप रूपांतरित होते हैं। उसी प्रकार वैद्युत जो रासायनिक सेल होते हैं उसमें होने वाली जो अभिक्रियाएं होती हैं वो भी मोस्टली कंडीशन में मुख्य रूप से रेडॉक्स अभिक्रिया हुआ करती हैं। एंड देन उस स्थिति में आप इसको कह सकते हैं स्वतः परिवर्तित अभिक्रिया या फिर स्पॉन्टेनियस
अभिक्रिया या रिएक्शन। तो उस स्थिति में हम परिभाषा बना सकते हैं इसकी, क्या कि वे सेल जो स्वतः परिवर्तित रासायनिक अभिक्रिया देते हैं क्या लाते हैं, वैद्युत रासायनिक सेल। इसका एक बेस्ट एग्जांपल जो डेली रूटीन में या बार बार हम लोग यूज करते हैं, डेनियल सेल। डेनियल सेल के बारे में बात करें तो डेनियल सेल एक प्रकार का वैद्युत रासायनिक सेल होता है, ठीक है। इसके खोजकर्ता का नाम था माइकल डेनियल, इसकी खोजकर्ता का नाम था माइकल डेनियल। उस स्थिति में देखिए कि डेनियल सेल एक वैद्युत रासायनिक सेल होता है। उसके लिए हम देखते हैं क्या कि डेनियल सेल की बनावट कैसी होती है, ये जो क्रियाविधि इसकी जो मैकेनिज्म है वो किस प्रकार से होती है, ठीक है। उन सभी के बारे में, इसकी जो विभव होता है उसका वैल्यूएशन कितना होता है, उसका मान कितना होता है, ठीक है। इन सभी के बारे में हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, जानकारी लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ से डेनियल सेल की। डेनियल सेल जो है वो एक प्रकार का वैद्युत रासायनिक सेल होता है। ये स्वतः परिवर्तित रेडॉक्स अभिक्रिया देता है। स्वतः परिवर्तित रेडॉक्स रिएक्शन। देखिए वैद्युत रासायनिक सेल स्वतः परिवर्तित रेडॉक्स अभिक्रिया देते हैं। उस स्थिति में ये जो डेफिनेशन है इसकी, स्वतः परिवर्तित रेडॉक्स अभिक्रिया, इसी परिभाषा को आगे हम लोग एक डायग्राम के द्वारा, इसकी मैकेनिज्म के द्वारा तथ्य के रूप में यहाँ पे आपके सामने प्रदर्शित करेंगे या बताएंगे। उस स्थिति में आपको वास्तव में या रियलिटी में इस बात का मालूम होगा कि क्या कि वैद्युत रासायनिक सेल वास्तव में स्वतः परिवर्तित रेडॉक्स अभिक्रिया देते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इसकी बनावट के बारे में जानकारी लेते हैं कि डेनियल सेल जो होता है उसकी जो स्ट्रक्चर होती है, इसकी जो बनावट होती है वो होती कैसी है। डेनियल सेल की बनावट के अंतर्गत हम देखते हैं क्या कि इसमें दो पात्र होते हैं। एक पात्र में ZnSO4 का सॉल्यूशन फिल किया जाता है, भरा जाता है, और ZnSO4 सॉल्यूशन जिस पात्र में भरा जाता है उसमें एक Zn की रोड डिप की जाती है, इसमें डुबोई जाती है, और देन उस स्थिति में एक हाफ सेल मतलब अर्ध सेल का निर्माण किया जाता है। दूसरा जो चैम्बर है, दूसरा जो पात्र है, उसमें CuSO4 का विलयन लिया जाता है, इट मीन्स फिल किया जाता है, भरा जाता है इसमें, और उसमें एक कॉपर की रोड डिप की जाती है, डुबोई जाती है, जिसके दौरान यहां पर भी एक अर्ध सेल का निर्माण होता है। यहां जो ZnSO4 विलयन से युक्त जो अर्ध सेल होता है, वहां Zn की जो छड़ होती है वो एनोड का कार्य करती है, जिसके कारण इसको एनोड अर्ध सेल भी कहा जा सकता है। और देन एनोड पर हमेशा एक ही रिएक्शन संपन्न होती है, उसको आप लोग बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन अभिक्रिया, जिसके कारण इसको कह सकते हैं आप लोग ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ
सेल। दूसरी तरफ की बात करते हैं, CuSO4 के विलयन में Cu की रोड जो है वो डिप करके एक अर्ध सेल का निर्माण करते हैं, जहां Cu की जो छड़ है वो कैथोड की भांति कार्य करती है। ठीक है, इसको आप लोग कैथोड हाफ सेल के रूप में बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। एंड देन कैथोड पर हमेशा एक ही रिएक्शन संपन्न होती है, वो होती है रिडक्शन, जिसको आप लोग कह सकते हो अपचयन। एंड देन उस कंडीशन में रिडक्शन अभिक्रिया के दौरान जब ये संपन्न होती है तो उसे आप लोग उस कंडीशन में सेल को आप लोग पढ़ सकते हैं रिडक्शन हाफ सेल। अपचयन अर्ध सेल और ये होता है ऑक्सीकरण अर्ध सेल। हमने दो अर्ध सेलों का निर्माण कर लिया, लेकिन आप अच्छे से जानते हैं कि हाफ मतलब अधूरी कोई भी जो वस्तु होती है वो अनयूजेबल होती है। चाहे से ज्ञान की बात कर लीजिए, चाहे से किसी आविष्कार की बात कर लीजिए, चाहे से किसी भी तथ्य की बात कर लीजिए, अगर वो अधूरा है तो वो यूजलेस होता है। तो उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, इसको एक पूर्ण करने का प्रयास करते हैं, इसको कंप्लीट करने का प्रयास करते हैं और फिर देखते हैं कि ये होता क्या है। तो देन उस कंडीशन में इन दोनों अर्ध सेलों को हम लोग एक यू आकार की नलिका के द्वारा संयोजित करते हैं, जिसे हम जानते हैं साल्ट ब्रिज के नाम से। जिसको कहा जा सकता है लवण सेतु। ये जो साल्ट ब्रिज है इसमें KCl NH4Cl का अगार अगार सॉल्यूशन भर करके और रुई के द्वारा या कॉटन के द्वारा इसके दोनों पोर्शंस को बंद कर दिया जाता है। देन इसको एक परिपथ के माध्यम से गैल्वेनोमीटर के द्वारा जोड़ा जाता है और इस प्रकार से इसको संयोजित कर लिया जाता है, जिसके दौरान ये दोनों हाफ सेल जो होते हैं वो मिलकर के एक कंप्लीट सेल का निर्माण करते हैं, जो कि होता है आप लोगों के लिए डेनियल सेल। एक बार फिर मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, एक बार फिर इसको मैं रिवाइंड कर रहा हूँ। इसके स्ट्रक्चर्स की बनावट के बारे में बात करते हैं हम लोग। देखिए, दो पात्र लिए जाते हैं, एक पात्र में ZnSO4 का विलयन भरा जाता है और Zn की छड़ इसमें डिप की जाती है, जो कि किसकी भांति कार्य करता है, एनोड की भांति कार्य करता है और किसका निर्माण कर लेता है, एक अर्ध सेल का निर्माण कर लेता है। Zn की जो छड़ होती है वो एनोड की भांति कार्य करता है और यहाँ पर हमेशा एक ही अभिक्रिया संपन्न होती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, मतलब ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और ऑक्सीकरण अभिक्रिया संपन्न होने के कारण इस हाफ सेल को ऑक्सीडेशन हाफ सेल के नाम से भी जाना जाता है। इट मीन्स ऑक्सीकरण अर्ध सेल के नाम से भी इसको जाना जाता है। दूसरी तरफ की बात करते हैं, दूसरा जो चैम्बर दे रखा है उसमें CuSO4 का जो विलयन है उसको भर करके और इसमें कॉपर की जो छड़ है उसको डिप किया जाता है, उसको इसमें रखा जाता है। देन उस स्थिति में ये कॉपर की जो छड़ है वो किसकी भांति कार्य करती है, कैथोड की भांति कार्य करती है। देन उस स्थिति में यह क्या होता है, रिडक्शन रिएक्शन, मतलब अपचयन अभिक्रिया क्या होती है, संपन्न होती है। रिडक्शन जो रिएक्शन है उसके कारण इसको कहा जा सकता है रिडक्शन हाफ सेल, मतलब अपचयन अर्ध सेल के नाम से भी इसको जाना जाता है। देन उस कंडीशन में दो अर्ध सेलों का हम लोग निर्माण कर लेते हैं एंड देन इसको कंप्लीट करने के लिए, इसको पूरा करने के लिए इन दोनों अर्ध सेलों को एक यू आकार की नलिका के द्वारा संयोजित किया जाता है, जिससे आप लोग जानते हैं साल्ट ब्रिज के नाम से, लवण सेतु के नाम से। एंड देन उसके अंदर KCl NH4Cl का अगार अगार सॉल्यूशन, जैसे अगार सॉल्यूशन की बात करें हम लोग तो जैसे अपना कोलगेट का
पेस्ट होता है, ठीक है। आप लोग कोलगेट का जो ट्यूब का ढक्कन होता है उसको ओपन करके जब उसको उल्टा करते हैं तो वो फ्लो करके नीचे की ओर नहीं बहता है, इट मीन्स उसको अगार कंडीशंस में वो प्रेजेंट होता है। ऐसा ही KCl और NH4 जो Cl होता है उसका अगार सॉल्यूशन क्या किया जाता है, इसमें फिल किया जाता है, इसमें भरा जाता है। एंड देन जैसे आप लोग इसको इसके साथ फिल करके इसको संयोजित करते हैं तो ये जो दोनों हाफ सेल है ये मिलकर के कंप्लीट सेल का निर्माण कर लेते हैं, जो कि क्या होता है, एक डेनियल सेल कहलाता है। इसको हम लोग एक गैल्वेनोमीटर के द्वारा जोड़ करके और इसका कंप्लीट जो परिपथ होता है उसको क्या कर लिया जाता है, इसका सर्किट जो होता है इसको क्या कर लिया जाता है, पूर्ण कर लिया जाता है, ठीक है। देखिए आगे, अब मैं बात करना चाहूं कि इसके अंदर एक यूजेबल बात होती है, सबसे ज़्यादा समझने योग्य बात होती है कि अक्सर हमने पढ़ा है कि एनोड पर धनावेश पाया जाता है और कैथोड पर ऋणावेश पाया जाता है, लेकिन यहाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है आपको देखने के लिए मिलेगी। उस स्थिति में क्या मिलेगी कि यहाँ या इस सेल के अंदर जो एनोड होता है जो एनोड होता है उस पर मोस्टली कंडीशन में आपको ऋणावेशित या ऋणावेश जो है वो देखने के लिए मिलेगा, और जो कैथोड आपको दे रखा है उस पर आपको धनावेश देखने के लिए मिलेगा। ये इस सेल की एक विशेष बात है, एक स्पेशलिटी है होने को। तो आमतौर पर एनोड जो होता है वहाँ पर धनावेश मौजूद होता है, लेकिन और कैथोड पर ऋणावेश मौजूद होता है, लेकिन प्रेजेंट होता है। लेकिन यहाँ की बात कर रहे हैं हम लोग क्या कि इसका जो एनोड है, Zn की जो छड़ है उस पर ऋणावेश प्रेजेंट होता है और कॉपर की जो छड़ है उस पर धनावेश प्रेजेंट होता है। उसका मुख्य रीजन क्या है, देखिए क्या है कि ऑक्सीडेशन जब कभी भी होता है तो सामान्य तौर पर हमने पीछे डेफिनेशंस पढ़ी हैं, परिभाषाएं पढ़ी हैं ऑक्सीकरण की, क्या कि भैया इलेक्ट्रॉन का त्यागा जाना एक प्रकार से क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। तो उस स्थिति में जब Zn की जो रोड है वो अपने इलेक्ट्रॉन या जिंक जो धातु है अपने इलेक्ट्रॉन जब इस रोड पर रिलीज करता है, छोड़ता है, तो मोस्टली कंडीशन में ये जो रोड है वो Zn के इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने पर हमेशा क्या जनरेट हो जाता है, ऋणावेश है। तो Zn के द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन्स को जब ये रोड एक्सेप्ट करती है देन उस कंडीशन में यहां पर क्या जनरेट हो जाता है, ऋणावेश। उस स्थिति में यहां पर कहा जाता है कि एनोड पर डेनियल जो सेल होता है उसके अंदर ऋणावेश पाया जाता है, जबकि कॉपर या जो कैथोड होता है उस पर क्या पाया जाता है, धनावेश पाया जाता है, ठीक है। यहाँ तक आप सभी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अपना इसमें से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आगे देखते हैं इससे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें। एक तरीके से इसकी जो जानकारियां हैं, इट मीन्स इसकी जो मैकेनिज्म है, इसकी क्रियाविधि है, अपना जो साल्ट ब्रिज इसमें बनाया गया है इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है, उसके बारे में हम लोग यहाँ से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है, अब मैं आगे प्रोसेस में आगे बढ़ता हूं क्या कि जो डेनियल सेल जो होता है उसकी जो मैकेनिज्म है, उसकी जो क्रियाविधि है वो होती क्या है, कैसे ये कार्य करता है, किस मेथड पे डिपेंड करता है, मतलब इसके काम करने का जो तरीका है वो क्या है, और इसके अंदर जो साल्ट ब्रिज लगाया गया है इसको लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका जो विभव होता है उसका मापन कितना होता है, कैसे होता है, उन सभी बातों के बारे में हम लोग यहाँ पे जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए दर्शक, देखिए बात कर रहे हैं इसकी मैकेनिज्म की, मतलब क्रियाविधि। डेनियल जो सेल होता है वो किस प्रोसेस पे कार्य करता है, तो उस स्थिति में हम लोग देखते हैं क्या कि इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड बनाए गए हैं, एक Zn इलेक्ट्रोड है और एक Cu इलेक्ट्रोड है। Zn जो इलेक्ट्रोड होता है उसको ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड के रूप में और उसको रिडक्टेंट इलेक्ट्रोड के रूप में जाना जाता है। इट मीन्स इसमें दो प्रकार की अभिक्रियाएं मुख्य रूप से क्या होती हैं, संपन्न होती हैं। देन सबसे पहली जो रिएक्शन है वो होती है ऑक्सीकरण अर्ध सेल अभिक्रिया। आप लोगों को मालूम है इस पूरे सेल को हमने पढ़ा, देखा और सुना है, उस कंडीशन में पाया है कि ऑक्सीकरण जो हो रहा है वो किस इलेक्ट्रोड पर हो रहा है, किस पर, एनोड पर। तो देन उस कंडीशन में ऑक्सीकरण अर्ध सेल जो अभिक्रिया होती है वो यहाँ संपन्न होती है किस पर, एनोड पर, ठीक है। और ऑक्सीकरण अर्ध सेल अभिक्रिया अगर एनोड पर संपन्न हो रही है तो मुख्य मोटिव या मुख्य बात उसमें एक ही होगी क्या कि वहाँ पर जो Zn
की जो छड़ दे रखी है जो कि जिंक धातु से मिलकर के बनी है, तो वहाँ पर जिंक जो परमाणु है, एटम है, उसका क्या होना है, यहाँ से एक तरीके से ऑक्सीकरण होना है। ये जो Zn है वो क्या करता है, अपने जो इलेक्ट्रॉन्स होता है उस रोड पे रिलीज करता है और देन उस कंडीशन में वो टूट करके कहाँ आ जाते हैं, ZnS4 के सॉल्यूशन में आ जाते हैं। तो देन उस स्थिति में जब Zn के द्वारा अपने इलेक्ट्रॉन त्यागे जाएंगे तो यहाँ से Zn2+ आयन हमें मिलेंगे एंड देन उस स्थिति में इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या हो जाएंगे, यहाँ से बाहर हो जाएंगे। क्लियर। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इनका जो फ्लो है वो इस परिपथ के माध्यम से एनोड से कैथोड की ओर होता है। इलेक्ट्रॉन्स का जो प्रवाह होता है वो कहाँ से कहाँ होता है, एनोड से कैथोड की ओर। क्यों? क्योंकि जो जिंक है उसके द्वारा इलेक्ट्रॉन्स क्या किए गए, यहाँ से त्यागे गए हैं। तो देन उस कंडीशन में Zn ने जैसे अपने इलेक्ट्रॉन त्यागे तो वहाँ उसका क्या हो गया, ऑक्सीकरण। और इस ऑक्सीकरण के कारण इस हाफ सेल को नाम दे दिया गया ऑक्सीकरण अर्ध सेल। ये अभिक्रिया कहाँ संपन्न हो रही है, एनोड पर ये रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, संपन्न होती है। जब ये इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हुए बहते हुए कहाँ पहुँचते हैं, कैथोड पर। तो देन उस कंडीशन में हमें मालूम है क्या कि जो दूसरा पद बनता है वहाँ होता है अपचयन अर्ध सेल अभिक्रिया। और अपचयन अर्ध सेल जो अभिक्रिया होती है वो संपन्न होती है इसमें कैथोड पर। अपचयन अर्ध सेल अभिक्रिया की बात करते हैं तो यहां शब्द निकल कर क्या आ रहा है, अपचयन। तो अपचयन से मतलब कि वे जब स्पीसीज जो होती हैं, या कहने का मतलब वे परमाणु अणु जो आयंस जो इलेक्ट्रॉन्स ग्रहण करते हैं, ठीक है, उनका मोस्टली कंडीशन में क्या होता है, अपचयन होता है। तो उस स्थिति में यहाँ से रिलीज किए गए जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको कौन एक्सेप्ट करता है, कॉपर के जो आयन होते हैं वो क्या करते हैं, उनको ग्रहण करते हैं। एंड देन उस कंडीशन में Cu2+ के द्वारा जब इसके इलेक्ट्रॉन्स क्या किए जाते हैं, एक्सेप्ट किए जाते हैं, तो यहाँ से क्या बनता है, Cu, ठीक है। और देन इस Cu2+ आयन का यहाँ पर क्या हो जाता है, अपचयन हो जाता है। इसके कारण इसको कहा जाता है अपचयन अर्ध सेल अभिक्रिया, जो कि मुख्य रूप से कहाँ संपन्न होती है, कैथोड पर संपन्न होती है। उसी प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, क्या देखते हैं कि ऑक्सीकरण अर्ध सेल अभिक्रिया और अपचयन अर्ध सेल जो अभिक्रिया होती हैं वो क्या होती हैं, आगे एक रेडॉक्स अभिक्रिया, इट मीन्स कंप्लीट सेल अभिक्रिया, जिसको आप लोग कह सकते हो पूर्ण सेल अभिक्रिया में रूपांतरित हो जाती है, जिसके दौरान Zn प्लस Cu2+ इजकल टू Zn2+ प्लस Cu। और देन ये जो रिएक्शन होती है वो एक तरीके से रिवर्सिबल रिएक्शन, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, और जिसमें भी परिवर्तन क्या होता है, अपने आप Zn जो है वो Zn2+ में, और Zn2+ किस में कन्वर्ट हो सकता है, Zn में, और Cu2+ जो है किसमें, Cu में, और Cu किस में कन्वर्ट हो सकता है, Cu2+ में। देन उस स्थिति में कह सकते हैं कि इसका जो एक पद होता है, मतलब हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इस पद का यहाँ पर हो रहा है बेटा ऑक्सीडेशन। एंड देन उस कंडीशन में ये जो पद आपको दे रखा है इसका यहाँ पर हो रहा है अपचयन, मतलब रिडक्शन। और ये जो प्रोसेस है वो अपने आप हो रही है, स्वतः हो रही है। इट मीन्स जब ऑक्सीकरण और अपचयन किसी भी अभिक्रिया में साथ साथ होते हैं, देन वो कंडीशंस में वो रिएक्शंस कहलाती है रेडॉक्स अभिक्रिया। और वो भी कैसे, अपने आप। तो देन उस कंडीशन में आपको बताया जा सकता है, या डेफिनेशन जो आपको बताई गई उस स्थिति में आपको कहा जा सकता है क्या, कि जो डेनियल सेल होते हैं उसमें स्वतः परिवर्तित रेडॉक्स अभिक्रिया संपन्न होती है, और यहाँ पर भी स्वतः परिवर्तित रेडॉक्स अभिक्रिया आपको ऐसे प्राप्त हो रही है। देन उस स्थिति में आप इसको नाम दे सकते हैं एक पूर्ण सेल अभिक्रिया। ये जो सेल होता है इसकी जो विभव होता है, उस पूर्ण विभव की जो वैल्यूएशन होती है वो होती है 1.1 वोल्ट। होता है। देखिए आगे,
अब अपने पास इसमें एक पद बचता है कि जो साल्ट ब्रिज इसमें निर्मित किया गया था, उस साल्ट ब्रिज का कार्य क्या है। इस साल्ट ब्रिज से संबंधित मोस्टली कंडीशन में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और पहले भी इससे संबंधित क्वेश्चन आपसे किए जा चुके हैं, बोर्ड के एग्जाम में इसमें क्वेश्चन आ चुके हैं, तो इसके बारे में जानकारी हो रही है। देखिए क्या करना चाह रहा है। साधारण तौर पर तो हम लोग देख पा रहे हैं कि हमने दो अर्ध सेलों को जोड़ने के लिए इसका यूज किया, मतलब उपयोग किया। तो इससे मीन क्या निकला कि इसने दोनों सेलों को जोड़ करके एक पूर्ण सेल बनाया, मतलब उसने एक परिपथ, एक सर्किट क्या किया, तैयार किया। इट मींस किसी भी सेल को पूर्ण करने के लिए ये क्या होता है, एक महत्वपूर्ण हिस्सेदार होता है, भागीदार होता है। तो उस स्थिति में हम लोग जो लवण सेतु है उसका जो कार्य है उससे हम लोग मतलब देखते हैं। सबसे पहले तो सबसे जो पहला कार्य होता है वो होता है परिपथ को पूर्ण करना। दूसरा जो कार्य होता है उसमें देखिए यहां पर जो Zn जो था उसने क्या किए थे, अपने इलेक्ट्रॉन त्यागे थे। वो इलेक्ट्रॉन बहकर के कहां पहुंच गए, कैथोड की ओर। यहां पर जब इलेक्ट्रॉन्स की सांद्रता बढ़ी तो इसने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन्स को कहां पहुंचा दिया, वहां पर। किस रूप में, विद्युत धारा के रूप में, इलेक्ट्रिसिटी के रूप में। तो एक बात तो निकल करके आ रही है क्या कि इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह कहां से कहां होता है, एनोड से कैथोड की ओर, और विद्युत धारा का प्रवाह कहां से कहां होता है, कैथोड से एनोड की ओर। इससे एक बड़ी बात अपने सामने निकल करके आ रही है कि जब इलेक्ट्रॉन यहां से वहां पहुंच जाते हैं तो ये क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है, और ये वाले जब इधर पहुंच जाते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये भी उदासीन हो जाता है। दूसरी कंडीशंस कह रहे हैं कि सेल में उदासीनता लाने का कार्य कौन करता है, साल्ट ब्रिज करता है, उदासीनता। और तीसरा कार्य है विद्युत धारा के प्रवाह का। इट मींस कैथोड से एनोड की ओर जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसका कार्य कौन करता है, एक तरीके से डैनियल सेल या सॉरी साल्ट ब्रिज। तो अंदर उस कंडीशन में बोल सकते हैं विद्युत धारा के प्रवाह का कार्य है। देखिए आगे एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूं। इसकी जो मैकेनिज्म है, डैनियल सेल का जो विभव है, और जो साल्ट ब्रिज जो लवण सेतु है उसके कार्य के बारे में एक बार मैं इसको फिर से रिपीट कर देता हूँ, दोबारा बता देता हूँ एक बार आप लोगों को। देखिए बात कर रहे हैं मैकेनिज्म की। इसके अंदर दो चैम्बर बने हुए, एक एनोड की भांति कार्य कर रहा है, दूसरा कैथोड की भांति कार्य कर रहा है। एनोड पर जो होने वाली जो अभिक्रियाएं होती हैं मोस्टली कंडीशन में, उनको कहा जा सकता है ऑक्सीकरण अर्धसेल अभिक्रिया। क्यों, क्योंकि ये एनोड पर संपन्न होती है, और देन एनोड पर हमेशा क्या होता है, ऑक्सीकरण, जिसके कारण इसको नाम दिया गया है ऑक्सीकरण अर्धसेल अभिक्रिया। एनोड के रूप में Zn की छड़ ली गई है। Zn एक मेटल होती है, एक धातु होती है, जिसका यहाँ क्या किया जा सकता है, ऑक्सीकरण किया जा सकता है। तो Zn ने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन त्यागे, तो Zn2+ आयन बनकर के सामने आए, एंड देन उस कंडीशन में यहाँ पे इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीकरण होगा। उसी स्थिति में जो कैथोड है, जो कि एक अर्ध सेल का निर्माण कर रहा है, आधे सेल का निर्माण कर रहा है, वहां पर Cu की छड़ इसमें डिप की गई है, लगाई गई है। देन Cu जो होता है उसका क्या किया जाता है, अपचयन किया जाता है। उस स्थिति में इसको कहा जा सकता है अपचयन अर्ध सेल, जो कि कहाँ संपन्न होता है, कैथोड पर। एंड देन यहाँ पर Cu2+ जो आयंस होते हैं वो एनोड से आए हुए जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको एक्सेप्ट करता है और क्या बना लेता है, Cu, कॉपर के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। देन उस कंडीशन में Cu2+ जो आयंस होते हैं इसका क्या हो जाता है, अपचयन, जिसके कारण इसको नाम दिया जाता है अपचयन अर्धसेल अभिक्रिया। और अपचयन अर्धसेल जो अभिक्रिया होती है वो मोस्टली कंडीशन में कहां संपन्न होती है, कैथोड पर संपन्न होती है। ये दोनों जो रिएक्शंस होती हैं, एक में ऑक्सीडेशन हो रहा है, दूसरे में रिडक्शंस हो रहा है, ये दोनों रिएक्शंस क्या होती हैं, साथ साथ संपन्न होती हैं। एंड देन एक पद का जब ऑक्सीकरण और दूसरे पद का अपचयन हो रहा है और स्वतः हो रहा है, तो देन उस कंडीशन में वो क्या कहलाएंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगी, जिसको कि आप लोग पूर्ण सेल अभिक्रिया के नाम से जान सकते हैं। और देन पूर्ण सेल जो अभिक्रिया है उस कंडीशन में Zn जो आयन होते हैं वो Zn2+ में, और Cu जो 2+ आयन जो होते हैं वो किस में कन्वर्ट होते हैं, Cu में, जिसमें एक पद का ऑक्सीकरण हो जाता है, दूसरे का क्या हो जाता है, अपचयन, जो कि क्या होती है, इसकी पूर्ण सेल रिएक्शन होती है, कंप्लीट सेल रिएक्शन इसमें कहा जा सकता है। ये जो पूरा जो सेल होता है इसकी विभव की जो वैल्यूएशन होती है वो होती है 1.1 वोल्ट। इसके बारे में हम लोग डिटेल स्टडी आगे जानकारी प्राप्त करेंगे कि किसी भी सेल का जो विभव होता है वो कैसे ज्ञात किया जा सकता है। जैसे कि इसके अंदर सामने आया आपके 1.1 वोल्ट, इसका विभव कैसे आ गया, बच्चा क्वेश्चन पूछ सकता है, उससे आपसे जानकारी मांग सकता है। बताया जाए उसमें क्या कि 1.1 जो वोल्ट है विभव जो आया है वो सर इसमें कैसे आया। तो उस स्थिति में हम लोग आपको कुछ जो सेल्स हैं उनके एग्जांपल्स के माध्यम से, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण जो सेल हैं उनकी जो रिएक्शंस हैं उनके माध्यम से आपको उनके एग्जाम्पल सोल्व करना बताएंगे, जो क्वेश्चन बताएंगे, या थोड़ा सा नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा उसके अंदर आपको इसके बारे में बताई जाएगी, जानकारी दी जाएगी, उस स्थिति में यहाँ पे पढ़ाया जाएगा।
ठीक है। इसी प्रोसेस में हम लोग आगे बढ़ते हुए देखते हैं क्या कि लवण सेतु जो है उसके कार्य क्या हैं। लवण सेतु जो है वो क्या कार्य करता है, उस स्थिति में देखो आप लोगों को मालूम है कि दो अर्ध सेलों को क्या किया इसने जोड़ा और जोड़ करके कंप्लीट सेल का निर्माण कर दिया। उस स्थिति में सबसे पहले कह सकते हैं कि यह परिपथ को पूर्ण करने का कार्य करता है। इट मीन्स किसी भी सेल को पूर्ण करने का क्या करता है, कार्य करता है। दूसरा, जब इस सेल में इलेक्ट्रॉन समाप्त होंगे तो यहाँ उदासीनता आ जाएगी, यहाँ इलेक्ट्रॉन समाप्त होंगे तो यहाँ उदासीनता आ जाएगी। इट मीन्स ये सारा प्रोसेस कर कौन रहा है, साल्ट ब्रिज। देन उस कंडीशन में कहा जा सकता है क्या कि किसी भी सेल में उदासीनता लाने के लिए इसको यूज किया जाता है, लवण सेतु का उपयोग किया जा सकता है। या फिर जो लवण सेतु है वो इस सेल में विद्युत उदासीनता या आवेश की उदासीनता को लाने के लिए क्या होता है, बड़ा ही उपयोगी होता है। और तीसरा कार्य आप अच्छे से देख पा रहे हैं कि कैथोड से एनोड की ओर विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है। तो दोनों स्थिति में कह सकते हैं कि साल्ट ब्रिज जो होता है वो विद्युत धारा के प्रवाह का कार्य करता है। दैट्स ऑल। इसके बाद में आगे हम लोग इसी प्रोसेस में आगे बढ़ें क्या कि जो सेल होते हैं, ठीक है, इनको रिप्रेजेंट कैसे किया जा सकता है, इनको प्रदर्शित कैसे किया जा सकता है। तो एक बार आप एक काम कीजिए, इसका कंप्लीटली स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको पढ़ने में या दोबारा देखने में आपको कोई प्रॉब्लम से फेस नहीं करनी पड़े, समस्या का सामना नहीं करना पड़े। तो एक बार जल्दी से इसको आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास सेव कर लीजिए मोबाइल में। फिर आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमें एक डैनियल सेल की अभिक्रिया या डैनियल सेल की पूर्ण अभिक्रिया प्राप्त हो रही है। उसी स्थिति में जब आपको शुरुआत में बताया था विद्युत रासायनिक सेल होता क्या है, उसमें मैंने कहा था कि वे सेल जो स्वतः परिवर्तित रेडॉक्स अभिक्रिया देते हैं, जो स्वतः परिवर्तित या स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस देते हैं, वे सभी जो सेल होते हैं वो रासायनिक सेल कहलाते हैं। और रासायनिक सेल का बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको बताया था डैनियल सेल। डैनियल सेल को एक प्रकार से रासायनिक सेल के रूप में आप लोग पढ़ सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को। ठीक है, देन उस स्थिति में इस सेल अभिक्रिया को प्रदर्शित करने का, रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है जिसको आप लोग कह सकते हैं सेल डायग्राम। तो देखिए हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे सेल डायग्राम क्या है, उससे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है पीछे एक एग्जाम्स में। तो देन उस कंडीशन में आपको एक सेल रिएक्शन दे दी जाएगी और कहा जाएगा कि इसको रिप्रेजेंट कीजिए, देन सेल डायग्राम बनाइए, इसका सेल आरेख बनाइए। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर कि सेल आरेख होता क्या है और कैसे इसको बनाया जा सकता है, प्रदर्शित किया जा सकता है, दिखाया जा सकता है, दर्शाया जा सकता है। देखिए इसके अंदर सेल आरेख। सबसे पहले बात करें हम लोग कि सेल आरेख होता क्या है, यूज कहाँ होता है इसका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सेल डायग्राम जो होता है, सेल आरेख होता है, जो इसका यूज कहाँ होता है मैं बता रहा हूँ आपको। तो उस स्थिति में किसी भी सेल की जो कंप्लीट सेल रिएक्शन होती है, पूर्ण सेल जो अभिक्रिया है, या फिर अपने शब्दों में बोल सकते हैं कि किसी भी सेल को रिप्रेजेंट करना, मतलब उसको एक तरीके से प्रदर्शित करना, उसको बताना या उसको लिखना, या लिखने का जो मेथड होता है उसी को आप लोग पढ़ सकते हैं सेल आरेख के रूप में, सेल डायग्राम के रूप में। देखिए कैसे, इसके लिए क्या करना होता है, हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना होता है, कुछ नियमों को ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो मैं एक प्रकार से एक एग्जाम्पल लेता हूँ, उसके साथ में आपको इसके रूल्स जो है वो एक्सप्लेन करता हूँ, बताता चलता हूं। देखिए क्या करना चाह रहा है। हमारे पास अभी एक सेल आया था, एक एग्जांपल्स हमने लिया था डैनियल सेल का। और उसकी कंप्लीट जो सेल रिएक्शन थी वो लिखी गई थी ZnCu2 प्लस इक्वल टू Zn2 प्लस C। ठीक है, उस कंडीशन में आपको एग्जाम में ऐसा एक एग्जाम्पल्स लिख करके दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इस सेल आरेख को, इस सेल को या इस सेल अभिक्रिया को सेल आरेख के रूप में क्या कीजिए, प्रदर्शित कीजिए, या इसका सेल आरेख बना करके लिखिए। तो देखिए इसको हम लोग कुछ रूल्स जो होते हैं, कुछ नियम होते हैं, उनका अनुसरण करते हैं, हम लोग चलते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं कि ये जो
कंप्लीट जो सेल दे रखा है इसमें आपको एक साल्ट ब्रिज बता रखा है, एक लवण सेतु बता रखा है। ये लवण सेतु क्या करता है, इस सेल को दो भागों में बांटता है, एक तरफ एनोड और दूसरी तरफ कैथोड। तो देन उस कंडीशन में इस लवण सेतु को लिखने के लिए सबसे पहले दो खड़ी रेखाओं के द्वारा इस लवण सेतु को क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, जिसके कारण इस कंप्लीट सेल का एक हिस्सा एनोड की भांति कार्य करने लगता है और दूसरा जो हिस्सा है वो कैथोड की भांति कार्य करने लगता है। एनोड पर हमेशा क्या होता है, ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण हुआ किसका है, Zn का Zn2+ में कन्वर्ट होना क्या होता है, एक तरीके से ऑक्सीकरण होता है। तो देन उस कंडीशन में सबसे पहले उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो मेटल लिखा गया है, जो धातु लिखा गया है, उस धातु को क्या करते हैं, सबसे पहले यू इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं और एक खड़ी रेखा के द्वारा इसको प्रदर्शित किया जाता है। और ये जो धातु है वो अपने धातु आयनों में जो कन्वर्ट हुआ, उन धातु आयनों को क्या किया जाता है, उसके पीछे इसी कैसे लिख दिया जाता है। इसकी जो सांद्रता है 1 मोल 2 मोल जो भी है, उस सांद्रता को ब्रैकेट में यूं नीचे की ओर प्रदर्शित किया जाता है। दूसरी तरफ कैथोड पर होने वाली जो अभिक्रिया है उसको यहाँ पे लिखा जाता है एंड देन उस स्थिति में सबसे पहले उसके जो धातु आयन हैं उनको यूं इस प्रकार से लिखा जाता है और उसके साथ में उसकी जो कंसंट्रेशन है, उसकी सांद्रता है जो है, उसको भी क्या किया जाता है, एक छोटे ब्रैकेट में या बड़े ब्रैकेट में लिख करके इसको नीचे की ओर प्रदर्शित किया जाता है और एक खड़ी रेखा यूं लिख करके और उसका जो धातु है उसको अंत में ऐसे कैसे लिख दिया जाता है, जिससे कि क्या बन जाता है, एक तरीके से सेल आरेख बन जाता है, सेल डायग्राम बन जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आपको और भी एग्जांपल्स पूछे जा सकते हैं। Zn Cu2+ Zn2+ Cu जो है इसका सेल आरेख बनाइए, तो आप देन इस कंडीशन में इसका आप आंसर लिख सकते हैं, इसका मतलब सेल आरेख बना सकते हैं। तो उस कंडीशन में मैंने बताया आपको, सबसे पहले लवण सेतु जो है उसको दो खड़ी रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित करेंगे, जिसके कारण एक एनोड बन जाएगा और दूसरा क्या बन जाएगा, कैथोड। एनोड पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया संपन्न होती है, कैथोड पर अपचयन अभिक्रिया संपन्न होती है। देन उस स्थिति में क्या करते हैं कि एनोड पर होने वाली अभिक्रिया Zn का मतलब Zn2+ में आयन में कन्वर्ट होना, ऑक्सीकरण होना। तो उस स्थिति में सबसे पहले इसके धातु को लिखा जाता है, एक खड़ी रेखा के साथ में उसमें Zn2+ जो आयन होता है उसको लिखा जाता है और उसकी सांद्रता को ब्रैकेट में नीचे की ओर लिख दिया जाता है। दूसरी तरफ अपचयन किसका हो रहा है, Cu2+ का Cu में हो रहा है। तो देन सबसे पहले इसके धातु आयन जो है उसको लिखा जाता है, उसकी सांद्रता को ब्रैकेट में बंद करके लिखा जाता है एंड देन उसके आगे एक खड़ी रेखा के द्वारा इसको प्रदर्शित करके और उसमें Cu जो है कॉपर जो धातु है इसको अंत में लिख दिया जाता है, जिससे कि हमें एक आरेख प्राप्त होता है, एक रिप्रेजेंटेशन प्राप्त होता है, एक मतलब एक मॉडल प्राप्त होता है। उसी को आप लोग किस रूप में जानते हैं, एक तरीके से सेल डायग्राम के रूप में जानते हैं, सेल आरेख के नाम से इसको आप लोग जानते हैं। ठीक है, इतना ही समापन करता हूँ मैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं इसी प्रोसेस में, इसी के साथ। थैंक्स।